तो ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कि अपने एक दोस्त के कहने पर एक भूतिया टनल के अंदर चला जाता है, जहां पर उस पर एक ग्रैनी की आत्मा हावी हो जाती है और उस ग्रैनी की आत्मा को उसके शरीर से बाहर ना निकाला जा सके, इसके लिए वो ग्रैनी उस लड़के के अखरोट ही चुरा लेती है। और जब तक वो बूढ़ी उस लड़के के अखरोट वापस नहीं करेगी, वो लड़का उस भूतिया ग्रैनी के वश में रहेगा। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मोमो अयासे होता है, लेकिन इस मोमो को हम खा नहीं सकते। और हम देखते हैं कि उस लड़की का ताजा ताजा ब्रेकअप हुआ होता है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड इतना चिंदी चोर होता है कि डेट पर जाने के लिए भी उसी से ही पैसे मांग रहा होता है। और वो उस लड़की से गंदी गंदी बातें करने लगता है और अपने बॉयफ्रेंड की बकवास सुनने के बाद वो लड़की उसे एक जोरदार घूसा मारकर उससे ब्रेकअप कर लेती है। लेकिन ये करने के बाद उसे अपने ब्रेकअप का बहुत दुख हो रहा होता है, क्योंकि वो लड़का उसका फर्स्ट बॉयफ्रेंड था। और अब मोमो अयासे क्लास में बहुत उदास बैठी थी। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? वो लड़का इतना अजीब दिखता था, तुमने उसके कान देखे थे? कितने बड़े बड़े थे, हाथी जैसे। आखिर तुमने उसमें ऐसा क्या देख लिया था? और उसकी क्लास की लड़कियां उससे कहने लगती हैं कि तुम्हारी चॉइस बहुत अजीब है। और अब क्लास खत्म होने के बाद मोमो अयासे अपने ब्रेकअप के गम में इधर उधर भटक रही होती है। लेकिन तभी वो एक क्लास के अंदर देखती है कि कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं, और इसीलिए मोमो अयासे उसे बचाने के लिए उसके पास आकर बैठ जाती है। और मोमो अयासे को उस लड़के के पास बैठा देखकर वो बदमाश लड़के उसे परेशान करना बंद कर देते हैं। लेकिन उस लड़के को लगने लगता है कि मोमो अयासे उसकी घटिया एलियन वाली किताब को पढ़ने के लिए उसके पास आई थी, और इसीलिए वो लड़का मोमो के पीछे पीछे जाने लगता है। और वो उससे कहता है, मैं जानता हूँ मोमो अयासे, मेरे जैसे घटिया शक्ल के बच्चे से बात करने के पीछे एक ही वजह हो सकती है। और वो उस लड़की के मुंह पर अपनी एलियन वाली किताब फेंक के मारता है। और वो लड़का उस किताब के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें करने लगता है, जिसमें मोमो अयासे का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता, और इसीलिए वो वहां से जाने लगती है। लेकिन वो लड़का उसके पीछे ही पड़ गया था। अब पहले ही मोमो अयासे अपने ब्रेकअप के सदमे में थी, और इस लड़के की वजह से मोमो का स्ट्रेस और बढ़ जाता है, और वो उस लड़के को डांटने लगती है। अपना मुंह बंद करो, तुम्हारी बड़बड़ से मेरा सिर फटा जा रहा है, इसीलिए तुमसे कोई दोस्ती नहीं करता। लेकिन अगले ही पल मोमो को ये रियलाइज होता है कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गई, और इसीलिए वो उस लड़के से माफी मांगती है। और मोमो उस लड़के को अच्छा फील करवाने के लिए उसकी किताब उसको वापस करती है, और वो उसे कहती है कि मैं एलियंस में बिलीव तो नहीं करती, लेकिन मेरी मानो तो भूत होते हैं। और ये सुनकर वो लड़का मोमो अयाशी का मजाक उड़ाने लगता है। इस पर मोमो अयाशी कहती है, मेरी दादी एक स्पिरिट मीडियम है, यानी कि वो भूतों से बात कर सकती है, और तो और उन्होंने उन लोगों को भी ठीक किया है जिन लोगों को आत्माओं ने पोजेस कर लिया था। लेकिन वो लड़का उसकी बात पर ध्यान नहीं देता, और वो कहता है कि ये सब बेकार की बातें हैं, साइंटिस्ट ने भी क्लेम किया है कि एलियंस होते हैं। तभी मोमो अयाशी कहती हैं कि ठीक है, अगर मैंने ये साबित कर दिया कि भूत होते हैं तो तुम्हें मेरा नौकर बनकर रहना पड़ेगा। और इस पर वो लड़का कहता है कि मंजूर है, पर अगर मैंने ये साबित कर दिया कि यूएफओ या एलियन जैसी चीज होती है तो तुम्हें भी मेरा नौकर बनकर रहना पड़ेगा। और रात होते ही वो लड़का मोमो अयाशी को एक ऐसी बिल्डिंग में भेजता है जो पूरी तरह से खंडर बन चुकी थी। और वो लड़का मोमो अयाशी को कॉल पे बताता है कि अगर तुम इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाकर एलियंस को बुलाओ तो वो तुम्हारे पास आ जाएंगे, लेकिन इससे तुम उनके एक्सपेरिमेंट्स का एक हिस्सा बन जाओगी। वहीं दूसरी तरफ मोमो अयाशी ने भी उस लड़के को एक गुफा के पास भेज दिया था, और इस गुफा के बारे में ये दावा किया जाता है कि इस टनल के अंदर एक ग्रैनी की स्पिरिट रहती है। लेकिन अब वो लड़का उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर जाते जाते वो लड़का देखता है कि उस टनल के अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है, और मोमो अयाशी और वो लड़का आपस में कॉल पर बात कर रहे होते हैं। तभी मोमो अयाशी अपनी ग्रैंडमा के बारे में बताती है कि उनकी फैमिली बहुत अजीब है। बचपन में जब वो स्कूल जाती थी तो उसकी ग्रैंडमा उसे एक अजीब सा रिचुअल फॉलो करने को कहती थी, जिस पर उसका सब बच्चे मजाक उड़ाया करते थे। और अगर मोमो अयाशी ऐसा नहीं करती थी तो उनकी ग्रैंडमा उससे नाराज हो जाती थी, और इसीलिए बचपन में हर कोई मोमो अयाशी को पागल समझता था। और अब उस टनल के अंदर उस लड़के को अपनी तरफ आते हुए पैरों के निशान दिखाई देते हैं, और जब वो अपने दूसरी तरफ टॉर्च घुमाता है तो उसकी दूसरी तरफ एक ग्रैनी का भूत होता है जिसका नाम टर्बो ग्रैनी होता है। और उस ग्रैनी का भूत उस लड़के से कहता है, तुम चाहो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। लेकिन कुछ करना तो बहुत दूर की बात होती है। उस दादी को देखकर उस लड़के की पैंटी गीली हो जाती है और वो वहाँ से बहुत तेज भागता है। मोमो अयाशी उसे कॉल पर बताने लगती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, तुम इस बुढ़िया को अपने ऊपर हावी मत होने देना, और अगर तुम इससे तेज नहीं भाग पाए तो ये तुम पर हावी होकर तुम्हें श्रापित कर देगी। लेकिन अगले ही पल वो टर्बो ग्रैनी उस लड़के को पकड़ लेती है, और इसके बाद उसके फोन का सिग्नल भी चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मोमो अयाशी जिस बिल्डिंग में होती है उस बिल्डिंग की लाइट्स अपने आप बंद होने लगती हैं, और अगले ही पल वहाँ 3 एलियंस खड़े हुए होते हैं जो कि मोमो अयाशी को पकड़कर उसके कपड़े फाड़ देते हैं और उसे एक एक्सपेरिमेंट के लिए कुर्सी पर बांध देते हैं। और वो एलियंस बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहे होते हैं कि हमें अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है, और इसीलिए हमारे अंदर के सारे इमोशंस मर गए हैं। और वो फिर कहता है कि हमें अगर इंसानों की तरह इमोशंस चाहिए तो हमें इंसानों का बनाना चाहिए होगा। और वो एलियंस उस लड़की के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। लेकिन तभी मोमो अयाशी के
फोन पर एक कॉल आती है और जब उनमें से एक एलियन उस कॉल को उठाता है तो उस फोन के अंदर से ही उसको एक जोरदार लात पड़ती है और उस फोन में से वो टर्बो ग्रैनी बाहर निकलती है जिसने उस लड़के के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया था। और वो टर्बो ग्रैनी उन सभी एलियंस के अखरोट चबा चबा कर उनको खत्म कर देती है। लेकिन एक एलियन अभी भी बच गया था जो कि मोमो आयाशी के हार्मोन्स को कंट्रोल करके उसे मूड में ला रहा था। लेकिन तभी मोमो आयाशी को अपने ग्रैंडमा के रिचुअल की याद आती है जिन्होंने उसे सिखाया था कि पहले अपना पूरा कंट्रोल अपनी नाभि की तरफ लेके आना है और फिर ऐसा सोचना है कि तुम्हारे सिर से कुछ निकल रहा हो। और अब मोमो आयाशी ऐसा ही सोचती है जिससे उसके ब्रेन के चक्रास खुल जाते हैं और उसकी साइकिक पावर्स एक्टिवेट हो जाती हैं और वो हवा में उड़ने लगती है। ये देखकर वो लड़का भी हैरान हो जाता है, क्या मोमो आयाशी आपके पास साइकिक पावर्स हैं? और अब मोमो आयाशी उस एलियन को किक करती है जिससे वो एलियन उस बिल्डिंग से होता हुआ सीधा बाहर गिरता है और अब वो लोग जिस बिल्डिंग में होते हैं वो बिल्डिंग यूएफओ में कन्वर्ट हो जाती है। तभी वो टर्बो ग्रैनी उस लड़के के शरीर को छोड़कर बाहर निकलती है लेकिन मोमो आयाशी देखती है कि अभी भी वो लड़का उसके वश में होता है। और मोमो आयाशी के पूछने के बाद वो ग्रैनी कहती है कि मैंने इस लड़के के बॉल्स चुरा लिए हैं और जब तक मैं इसके बॉल्स वापस नहीं कर देती ये मेरे ही वश में रहेगा। और ये कहकर वो टर्बो ग्रैनी वहां से चली जाती है और अब उनका यूएफओ भी क्रैश हो जाता है लेकिन मोमो आयाशी उस लड़के को बचा लेती है। और अब थोड़ी देर के बाद मोमो आयाशी और वो लड़का एक ग्राउंड में पड़े होते हैं। वो लड़का बार बार टर्बो ग्रैनी में चेंज हो रहा था और जब वो लड़का मोमो आयाशी से इसका सोल्यूशन पूछता है तो मोमो आयाशी उसे बताती है कि अगर तुम्हें अपना कर्स रिमूव करवाना है तो तुम्हें टर्बो ग्रैनी को हराना होगा। तो इसका मतलब है कि उस टर्बो ग्रैनी को मुझे ही हराना होगा। लेकिन आप प्लीज ये कपड़े पहन लीजिए, मुझे आपको देख के बहुत शर्म आ रही है। यार तुम किस किस्म के लड़के हो? मैं यहाँ तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ और तुम क्या बात कर रहे हो? और मोमो आयाशी उस लड़के से उसका नाम पूछती है। तब वो लड़का अपना नाम केन ताकाकुरे बताता है जिसका जिक्र अक्सर मोमो आयाशी किया करती थी। और उस लड़के का नाम सुनकर मोमो आयाशी और भी स्ट्रेस में चली जाती है क्योंकि उसे लगा था कि केन ताकाकुरे कोई हैंडसम बंदा होगा जिसके साथ वो अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करेगी। अरे नहीं, ये तुम क्या कहे जा रहे हो? तुम केन ताकाकुरे नहीं हो सकते। और जब वो थोड़ी देर के लिए उस लड़के के ऊपर से नजर हटाती है तो वो लड़का फिर से टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। लेकिन एक बार फिर से मोमो आयाशी उसे फिर से ट्रांसफॉर्म होने से रोक देती है। और अब मोमो आयाशी उस लड़के से कहती है कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तुम अपना नाम केन ताकाकुरे नहीं लोगे क्योंकि तुम्हारी शक्ल इस नाम से बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है। और मोमो आयाशी उसका घर का नाम पूछती है तो वो लड़का अपना घर का नाम ओकारुन बताता है। ठीक है, आज से तुम्हारा नाम ओकारुन है। और उन दोनों को साथ में सुबह हो जाती है। लेकिन रात में हुए हादसे के बाद ओकारुन को काफी ज्यादा चोटें आई थी और उसकी हालत किसी फटीचर से कम नहीं लग रही थी और इसीलिए मोमो आयाशी उसे अपने घर चलने को कहती है और वो दोनों मोमो आयाशी के घर आ जाते हैं। लेकिन ओकारुन जैसे ही गेट के अंदर जाने लगता है वैसे ही उसकी बॉडी में आग लग जाती है और वो बुरी तरह से जलने लगता है। तभी मोमो आयाशी ये देखती है कि उसके घर के ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा हुआ है ताकि उनके घर के अंदर कोई भी इविल एंटिटी ना आ पाए। और क्योंकि ओकारुन के अंदर ग्रैनी की स्पिरिट होती है इसीलिए ओकारुन में आग लग जाती है। और अब मोमो आयाशी फटाफट ओकारुन को एक नदी में फेंक देती है जिससे उसकी आग बुझ जाती है। और अब मोमो आयाशी उस बैरियर को हटा देती है और वो एक बार फिर से ओकारुन को अंदर जाने के लिए ट्राई करने को कहती है। और इस बार ओकारुन डरते डरते अंदर आने की कोशिश करता है लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं होता। पर जलने की वजह से उसका हेयर स्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुका था जो कि काफी फनी लग रहा था। और इस पर मोमो आयाशी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी अपने कपड़े चेंज करने के लिए मोमो आयाशी अपने रूम में जाती है और जब वो अपने रूम का दरवाजा बंद करती है उसकी नजर ओकारुन पर से हट जाती है जिससे वो टर्बो ग्रैनी में फिर से ट्रांसफॉर्म होने लगता है और वो सीधा मोमो आयाशी के रूम में ही घुस जाता है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ऐसे कैसे तुम मेरे रूम में घुसते चले आ रहे हो? बाहर जाओ, मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। और वो ओकारुन को अपना मुंह दीवार की तरफ करने को कहती है। और अब चेंज करने के बाद मोमो आयाशी ओकारुन से पूछती है, मुझे अब याद आया, तुम्हारे बॉल्स नहीं है ना? मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, टर्बो ग्रैनी उन्हें अपने साथ ले गई है। और जब ओकारुन चेक करता है तो सच में उसके बॉल जहाँ होने चाहिए थे वहाँ नहीं होते और ये देखकर ओकारुन बिल्कुल पागल सा हो जाता है। अरे कहाँ गए? अभी तो यही थे। और मोमो आयाशी भी उससे मजे लेने लगती है जिससे ओकारुन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से गुस्से में मोमो आयाशी से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम ही ने मुझे उस दिन बेट लगाने के लिए चैलेंज किया था। लेकिन मोमो आयाशी उससे कहती है कि मैं तो तुम्हें उस दिन नजरअंदाज कर रही थी, तुम ही थे जो मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। और इस पर ओकारुन फिर से अपसेट हो जाता है और वो कहने लगता है कि मेरा शुरू से ही कोई दोस्त नहीं रहा है और इसीलिए जिस दिन आप मेरे पास आई मैं वो मौका हाथ से गंवाना नहीं चाहता था और इसीलिए मैं आपसे दोस्ती करने के लिए आपके पीछे पीछे चल पड़ा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मेरी वजह से आप भी मुश्किल में पड़ गई और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप मुझसे मिलना बंद कर देना। लेकिन मोमो आयाशी उससे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो और तुम्हारी यही बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चाहे जो भी कुछ हो जाए हम दोनों अच्छे दोस्तों की तरह तो रह ही सकते हैं। और मोमो आयाशी उसका मूड लाइट करने के लिए उससे बातें करने लगती है। लेकिन ओकारुन मोमो आयाशी को ही डांट देता है कि तुमने 1 मिनट
मिनट के अंदर मेरे बारे में कितनी कमियां निकाल दी, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। और वो दोनों लड़ ही रहे होते हैं, तभी उनकी डोरबेल बजती है और जब ओकारुन दरवाजे को खोलने के लिए जाने लगता है तो मोमो अयाशी उसे रोक देती है और वो कहने लगती है कि मैंने ये डोरबेल पहले भी सुन रखी है। दरअसल हमारे घर पर 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से इंसान घर के अंदर आते हैं और दूसरा दरवाजा बुरी शक्तियों के अंदर आने के लिए है। और फिर मोमो अयाशी को याद आता है कि गेट पर जो प्रोटेक्शन बैरियर लगा था, ओकारुन के चक्कर में मोमो अयाशी उसे लगाना ही भूल जाती है और अब मोमो अयाशी और ओकारुन पीछे के दरवाजे से सुरक्षा बैरियर लगाने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी वो बाहर देखते हैं कि उनके घर के बाहर बहुत काला घना कोहरा हो रखा है और तभी उनके घर के चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी हो जाती हैं, यानी कि अब वो दोनों यहाँ फंस कर रह गए थे। और तभी उनके सामने एक अजीब सा दिखने वाला एलियन आ जाता है जो कि कह रहा होता है, तुम दोनों बहुत बुरे इंसान हो। और ये कहकर वो उन दोनों पर हमला कर देता है। लेकिन वो दोनों उस एलियन के अटैक से किसी तरह से बच जाते हैं और अब वो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। एंड वो एलियन बार बार पहले वाले उन एलियंस की तरह ही बात कर रहा होता है कि तुम लोग अपने बनानास मुझे दे दो। पता नहीं भाई ने एलियंस को खेलों के लिए क्या ऑब्सेशन है। खैर, और अब वो दोनों भागते भागते एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर ओकारुन मोमो अयाशी से कहता है कि तुम अब तक मेरे कर्ज को कंट्रोल कर रही थी और मुझे तुम ट्रांसफॉर्म होने से रोक रही थी, लेकिन अब तुम इस कर्ज को कंट्रोल करना बंद कर दो, इससे मैं अपनी पूरी ताकत के साथ इस मॉन्स्टर से लड़ पाऊंगा। और अब मोमो अयाशी ऐसा ही करती है जिससे ओकारुन टर्बो ग्रैनी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उस एलियन के अटैक से मोमो अयाशी को भी बचा लेता है। लेकिन टर्बो ग्रैनी में चेंज होने के बाद उसकी पर्सनैलिटी पूरी ही बदल जाती है और वो बहुत अजीब तरीके से बात करने लगता है। वो कह रहा होता है, मैं बहुत उदास हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस मोटे को सबक सिखाना ही होगा। अगर मैं मर गया तो तुम मेरे पीछे रोना मत। और वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी वो एलियन उसे अपने हाथ से मसल देता है। लेकिन टर्बो ग्रैनी में चेंज होने के बाद उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाती है कि मोमो अयाशी को भी ये पता नहीं चल पाता कि ओकारुन कब उस एलियन के हाथ से बचकर निकल गया। और यही नहीं, वो उस एलियन की 5 उंगलियां भी काट देता है। लेकिन ओकारुन का शरीर इतनी ज्यादा स्पीड के लिए बना ही नहीं था और इसीलिए उसे खून की उल्टी हो जाती है और वो वापस अपनी रियल बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब वो मॉन्स्टर ओकारुन को मारने ही जा रहा था, लेकिन मोमो अयाशी उसे अपनी पावर से अपनी तरफ खींच लेती है और अब वो एलियन और मोमो अयाशी आमने सामने होते हैं। और तभी मोमो अयाशी को ये पता चलता है कि ये एलियन एक तरह का सूमो रेसलर है और अगर हम इसके हाथ जमीन पर टच करवा पाए तो हम ये गेम जीत जाएंगे। और इसीलिए मोमो अयाशी ओकारुन को एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म होने को कहती है और ओकारुन भी ऐसा ही करता है। वो ट्रांसफॉर्म होकर उसके एक पैर को काट देता है जिससे उस एलियन का एक हाथ जमीन पर टच हो जाता है और उसका वो हाथ पिघल जाता है। लेकिन अगले ही पल वो एलियन अपने पैरों के सहारे फिर से खड़ा हो जाता है और वो मोमो अयाशी को पकड़कर दीवार में दे मारता है। और अब वो एलियन मोमो अयाशी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ओकारुन मोमो अयाशी से ये बार बार कह रहा होता है कि तुम मेरे कर्स को कंट्रोल मत करो, मुझे अपने पूरे पोटेंशियल पर लड़ने दो वरना ये मॉन्स्टर तुम्हें मार देगा। लेकिन मोमो अयाशी उससे कहती है कि घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। और अब वो एलियन मोमो अयाशी पर कंटिन्यूसली पंच मारने लगता है और अब उसके पंच खाते खाते मोमो अयाशी दीवार के अंदर धस जाती है। और अब मोमो अयाशी ये कहने लगती है, वेल अब मैं गेट के बाहर हूँ। और इतना कहते ही मोमो अयाशी अपनी साइकिक पावर से ओकारुन को अपने पास खींचती है और उस प्रोटेक्शन बैरियर को उस गेट पर लगा देती है जिससे वो मॉन्स्टर जलने लगता है और देखते ही देखते वो जलकर खत्म हो जाता है जिससे सब कुछ अब पहले जैसा हो जाता है। लेकिन तभी मोमो अयाशी को बात करते करते ही चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और अब मोमो अयाशी का ध्यान ओकारुन पर से हट गया था, इसीलिए ओकारुन फिर से पूरा का पूरा टर्बो ग्रैनी में चेंज हो जाता है। तभी हमें मोमो अयाशी की ग्रैंड मदर को दिखाया जाता है जिन्हें की अपनी साइकिक पावर के चलते टीवी शो पर आने का मौका मिलता है। लेकिन वो लाइव टेलीकास्ट के दौरान उस कंटेस्टेंट के बारे में सब कुछ गलत प्रिडिक्ट कर देती है जिसकी वजह से उनके शो पर काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है और वो सीधा कैब करके अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन टीवी में बार बार आने की वजह से उनका कैब ड्राइवर भी उन्हें पहचान जाता है और वो उनसे पूछने लगता है कि क्या आपके पास सच में साइकिक पावर्स हैं। लेकिन सेंता अयाशी जो कि मोमो अयाशी की ग्रैंड मदर होती है, उन्हें लगता है कि वो कैब ड्राइवर उनका मजाक उड़ा रहा है और उस कैब ड्राइवर की इतनी बात सुनते ही वो दादी चलती गाड़ी से ही उतरने लगती है और साथ ही वो उस कैब ड्राइवर से कहती है कि अगर तुम अपनी जान सही सलामत चाहते हो तो तुम यहाँ से फटाफट भाग जाओ। वहीं दूसरी तरफ ओकारुन टर्बो ग्रैनी में चेंज होने के बाद मोमो अयाशी को चोट पहुंचाने जा ही रहा था, तब यैन वक्त पर उसकी दादी की एंट्री हो जाती है और वो एक लोहे की कील उस टर्बो ग्रैनी की तरफ फेंकती है जिससे वो सीधा उछलकर पानी में गिरती है। और अब टर्बो ग्रैनी दादी पर भी हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन उस दादी ने पहले ही अपने घर पर आत्माओं के लिए जाल बिछा रखा था और वो टर्बो ग्रैनी सीधा दादी के बनाए एक सुरक्षा बैरियर में फंस जाती है। और जब वो उस बैरियर से निकलने की कोशिश करती है तो उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है और वो टर्बो ग्रैनी गुस्से में कहने लगती है कि तुम मुझे हमेशा यहाँ कैद कर नहीं रख सकती। इस पर वो दादी कहती है, तुझे कैद करके रखेगा भी कौन, मैं तो तेरा मुंह फोड़ूंगी। और ये कहकर वो दादी अपना बेसबॉल बैट निकालती है और उस टर्बो ग्रैनी को धो डालती है। और अब थोड़ी देर के
के बाद मोमो आयाशी को भी होश आ जाता है और जब तक उसे ये रियलाइज होता है कि उसका ध्यान ओकारुन पर से हट चुका था तो वो सोचने लगती है कि अब तक तो वो टर्बो ग्रैनी में चेंज हो गया होगा और वो उसे देखने के लिए फटाफट अपने कमरे से बाहर निकलती है। लेकिन तभी वो अपनी दादी से मिलती है जो कि बाहर बैठकर आराम से टीवी देख रही होती हैं। और जब मोमो आयाशी ओकारुन के बारे में उनसे पूछती है तो वो दादी उससे ही सवाल करने लगती है कि आखिर तुम भूतिया जगह पर करने क्या गई थी। तो मोमो आयाशी अपनी दादी को बताती है कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच में शर्त लगी थी, लेकिन पॉइंट वो नहीं है, मेरा दोस्त आखिर है कहाँ और वो मेरे बिना मुसीबत में पड़ जाएगा। और इस पर वो दादी कहती है मैंने उस आत्मा को मार दिया। और वो मोमो आयाशी को पूजा घर देखने को कहती है और अब मोमो आयाशी भागते भागते पूजा घर की तरफ जाने लगती है और वो सिर्फ एक ही बात सोच रही थी कि मेरी वजह से वो मुसीबत में पड़ गया, वो तो बस एक सीधा साधा लड़का था जिसे सिर्फ एक दोस्त की जरूरत थी। और ये सब सोचकर वो जैसे ही पूजा घर के दरवाजे को खोलती है तो ओकारुन अंदर बैठा होता है जो कि मजे से खाना खा रहा होता है और उसे देखकर मोमो आयाशी को ये समझ ही नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या है और वो सीधा उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है और अगले ही पल दरवाजे को पीटने लगती है और बाहर से ही ओकारुन को गंदी गंदी गालियां निकालने लगती है। लेकिन तभी उसकी दादी भी वहां पहुंच जाती है और वो उसे बताती है कि ये लड़का जब तक पूजा घर में रहेगा इस पर श्राप हावी नहीं होगा। और मोमो आयाशी भी अपनी दादी को बताती है कि ओकारुन के बॉल्स टर्बो ग्रैनी ने ले लिए हैं और जब तक वो इसके बॉल्स वापस नहीं करेगी तब तक ये ठीक नहीं होगा। और अब मोमो आयाशी अपनी दादी को बताती है कि वो अपनी साइकिक पावर्स भी यूज कर सकती है और वो उसको ये भी बताती है कि वो एलियन स्पॉट पर गई थी जहाँ उसके सारे चक्रास खुल गए। लेकिन उसकी दादी उससे कहने लगती है कि एलियन जैसी कोई चीज नहीं होती और उसकी दादी उसे टर्बो ग्रैनी के बारे में बताने लगती है कि ये बहुत पुरानी चुड़ैल है और कुछ टाइम पहले जैसे ही उनको ये पता चला कि टर्बो ग्रैनी एक गुफा में रह रही है तो उन्होंने उस गुफा के अंदर जाने का डिसाइड किया। लेकिन जैसे ही वो उस गुफा के बाहर खड़ी थी उस गुफा के बाहर उसकी मौजूदगी का एहसास इतना खतरनाक था कि वो भी उस गुफा के अंदर नहीं जा पाई और टर्बो ग्रैनी को उसके इलाके में हराना इम्पॉसिबल है। और इसीलिए वो दादी मोमो आयाशी को उस लड़के के बारे में भूल जाने को कहती है। लेकिन मोमो आयाशी उसे खोना नहीं चाहती थी और वो कहने लगती है कि मैं इसे इस हालत में नहीं छोड़ सकती, ये इस मुसीबत में सिर्फ मेरी वजह से फंसा है। और उसकी ये सब बातें सुनकर वो दादी उससे कहती है ठीक है और वो टर्बो ग्रैनी को हराने का प्लान भी बताती है। वो मोमो आयाशी को बताती है कि टर्बो ग्रैनी को अपनी स्पीड पर बहुत घमंड है और इसीलिए अगर तुम उसे चैलेंज करोगी तो वो पक्का भड़क जाएगी और तुम्हें इसी चीज का फायदा उठाना है। लेकिन एक दिक्कत है, उसके इलाके में उसे हराना बहुत मुश्किल है और इसीलिए तुमको उसके इलाके से बाहर ले जाना होगा और अगर एक बार वो अपने इलाके से बाहर आ गई तो वो कमजोर पड़ जाएगी और फिर बस तुम उसे हरा देना। लेकिन मोमो आयाशी अपनी दादी से कहती है कि मैं अपने इन छोटे छोटे पैरों से टर्बो ग्रैनी की स्पीड को कैसे मात दे पाऊंगी। तभी उसकी दादी रेस में ओकारुन को भागने के लिए कहती है और वो ओकारुन को आज से ही पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट्स करने को कहती है ताकि उसके अंदर स्ट्रेंथ और स्टेमिना की कमी ना हो। और ये कहकर वो दादी वहाँ से चली जाती है और अब ओकारुन मोमो आयाशी से माफी मांगने लगता है और वो कहने लगता है कि जब वो लोग एलियन से लड़ रहे थे तो मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था। लेकिन दूसरी तरफ मोमो आयाशी ने ऐसा नहीं किया, उसने ना सिर्फ मॉन्स्टर को हराया बल्कि ओकारुन की जान भी बचाई। और अब ओकारुन उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे नाराज मत होना और तुम मुझसे दोस्ती भी मत तोड़ना। लेकिन मोमो आयाशी उससे कहने लगती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, तुम ज्यादा सोच रहे हो। लेकिन पता नहीं कैसे ओकारुन का एक सेकंड के अंदर मूड स्विंग हो जाता है और वो मोमो आयाशी को ही डांटने लगता है, अगर तुम मुझसे नाराज नहीं हो तो तुमने मेरे मुंह पर दरवाजा क्यों बंद किया। लेकिन मोमो आयाशी उससे कहती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, तुम अभी सो जाओ। और वो उसके लिए बिस्तर और कुछ खाने पीने की चीजों का बंदोबस्त कर देती है। और अब अगली सुबह ओकारुन जब उठता है तो उसको काफी तेज पोटी आई होती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि अगर मोमो आयाशी का ध्यान ओकारुन पर से हटेगा तो वो पोटी करता करता ही टर्बो ग्रैनी में चेंज हो जाएगा। और अब ओकारुन का बहुत बुरा हाल हो रहा था और तभी उसकी दादी उससे पूछती है कि तुम इसे ट्रांसफॉर्म होने से कैसे रोक रही हो। तभी मोमो आयाशी अपनी दादी को बताती है कि मुझे इसका ऑरा दिखाई देता है और जब मैं उस ऑरा को कसकर पकड़ती हूँ तो वो ऑरा छोटा होने लगता है और फिर ओकारुन नॉर्मल हो जाता है। और वो अपनी दादी को बताने लगती है कि ये सब उस एलियन वाली बिल्डिंग में जाने के बाद से शुरू हुआ। और ये सुनकर ओकारुन के पेट की हालत और भी खराब हो जाती है और वो चिल्लाने लगता है, अगर मुझे टॉयलेट नहीं मिला तो मैं यही कर दूंगा। और वो ये कहकर किसी और के टॉयलेट में ही घुसने लगता है। लेकिन वो लोग उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं पर एंड में मोमो आयाशी को उसे टॉयलेट करते हुए देखना ही पड़ता है। तभी उसकी दादी उसे बताती है, तुमने कहा था जब तुम्हारे चक्रास अनलॉक हुए थे तब तुम बहुत ज्यादा पावरफुल थी और धीरे धीरे करके तुम्हारी पावर्स कम हो गई, यानी कि तुम्हारी पावर्स अब सील हो गई हैं। और अगर तुम्हें अपनी पावर्स का पूरी पोटेंशियल पर इस्तेमाल करना है तो इसके लिए तुम्हें डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उन दोनों की बातों के दौरान मोमो आयाशी का ध्यान ओकारुन पर से हट जाता है और ओकारुन टर्बो ग्रैनी में चेंज हो जाता है और वो टर्बो ग्रैनी उसकी दादी के ब्रेन पर कब्जा कर लेती है जिससे उनकी नाक से खून निकलने लगता है। और वो टर्बो ग्रैनी मोमो आयाशी को धमकी देने लगती है कि मुझे कमजोर समझकर तूने बहुत बड़ी
गलती कर दी। और साथ ही वो मोमो आयाशी को बताती है कि आज रात तक तुम अगर सुरंग के अंदर तक नहीं आई तो मैं इस लड़के के जरिए तुम सबको मार दूंगी। और ये कहकर वो ग्रैनी वहाँ से चली जाती है और इसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। मोमो आयाशी अपनी दादी को सारी बात बताती है और अब रात होते ही उसकी दादी उन दोनों को गुफा में जाने के लिए रेडी कर देती है। और वो दादी उन लोगों को ऐसी चीजें देती है जिससे बुरी आत्माओं से उनकी प्रोटेक्शन हो पाए। और अब वो दोनों जाते जाते अपनी दादी को गुड बाय करते हैं और वो दोनों उस टनल के लिए निकल पड़ते हैं। और अब वो दोनों उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं जिसके अंदर वो टर्बो ग्रैनी होती है, लेकिन अंदर काफी ज्यादा अंधेरा होता है और इसीलिए वो दोनों अंदर जाने में डर रहे होते हैं। लेकिन फिर वो दोनों काफी हिम्मत करके एक साथ अंदर जाने लगते हैं। तभी मोमो आयाशे ओकारुन से पूछती है कि अगर टर्बो ग्रैनी हमारे सामने आ गई तो हमें उसको लात मारनी है या घुसा। ओकारुन कहता है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमें बस उसे सिटी से बाहर लेकर जाना है और अगर ऐसा हो गया तो उसकी ताकत कम पड़ जाएगी और फिर हम उसे इजीली मार पाएंगे। लेकिन मोमो आयाशी कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाती है और वो ओकारुन से कहने लगती है हमने पहले भी इतने बड़े एलियन को मार रखा है और इतने बड़े एलियन के सामने ये टर्बो ग्रैनी भला क्या चीज है। और ये कहते हुए वो गुफा के दूसरी तरफ टॉर्च करती है और तभी वो देखती है कि उसके सामने टर्बो ग्रैनी है जिसका सर पूरी गुफा के बराबर होता है और वो उन दोनों का बाहर जाने का रास्ता ही बंद कर देती है। और अब वो लोग उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन उस टर्बो ग्रैनी पर उन हमलों का भी कोई असर नहीं होता। और तभी ओकारुन मोमो आयाशी को उसका कर्स रिलीज करने को कहता है और कर्स रिलीज होने के बाद ओकारुन उसी टर्बो ग्रैनी में चेंज हो जाता है। लेकिन अगले ही पल ओकारुन फिर से नॉर्मल हो जाता है क्योंकि उस टर्बो ग्रैनी को ये समझ आ गया था कि वो ओकारुन उसी की ही शक्ति इस्तेमाल कर रहा है। और वो ग्रैनी उससे कहने लगती है मैंने तुम्हारी बॉल्स लौटा दी हैं और तुम्हारा कर्स रिलीज कर दिया है और अब मैं तुम दोनों को खाकर तुम्हें मार डालूंगी। और ये कहकर वो ग्रैनी उन्हें खाने ही वाली होती है। लेकिन तभी मोमो आयाशी को अपनी दादी की बात याद आती है जिन्होंने मोमो आयाशी को ये समझाया था कि अगर वो तुम पर हमला करने वाली हो तुम बस उसे एक चुनौती दे देना और इससे वो भड़क जाएगी। और मोमो आयाशी ऐसा ही करती है। और इससे पहले कि वो ग्रैनी उन दोनों को खाती, मोमो आयाशी उस ग्रैनी से कहने लगती है क्या तुम सिर्फ नाम की ही टर्बो ग्रैनी हो? अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम हमें अपनी रफ्तार से क्यों नहीं हराती? और ये सब सुनकर वो ग्रैनी अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है और वो कहने लगती है कि जहाँ रफ्तार की बात हो वहाँ मुझे हराना इम्पॉसिबल है। और वो मोमो आयाशी की चुनौती को एक्सेप्ट कर लेती है। मोमो आयाशी उससे कहती है कि अगर तुमने हमें रेस खत्म होने से पहले छू लिया तो तुम जीत जाओगी, लेकिन हमारी एक शर्त है, तुम्हें पहले 10 मिनट तक का काउंटडाउन करना होगा। और वो उस ग्रैनी की थोड़ी सी और बेइज्जती करती है जिससे वो ग्रैनी भड़क जाती है। और अब वो ग्रैनी काउंटिंग करना शुरू करती है और काउंटिंग शुरू होते ही वो दोनों टनल से बाहर भागने लगते हैं। लेकिन वो टर्बो ग्रैनी काउंटिंग करने में चीटिंग करने लगती है और वो फटाफट 10 मिनट की काउंटिंग 2 ही मिनट में खत्म करके रेडी हो जाती है। और उसकी काउंटिंग खत्म होने के बाद वो मोमो आयाशी को पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद उसे कैद कर देती है। और फिर वो ओकारुन से कहती है कि इसका टाइमर खत्म हो गया था, अब तुम्हारी बारी। और वो ओकारुन की बारी में भी वैसे ही काउंटिंग करने लगती है और उसकी भी काउंटिंग खत्म होने के बाद वो ओकारुन को खाने ही वाली थी, लेकिन उसके खाने से पहले ओकारुन उसे ही काट लेता है जिससे उस ग्रैनी की बुरी हालत होने लगती है। और इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए वो ग्रैनी फिर से ओकारुन के शरीर पर हावी हो जाती है। लेकिन तभी कैद हुई मोमो आयाशी को उसका ऑरा दिखाई देने लगता है और इसीलिए वो टर्बो ग्रैनी के ऑरा को पकड़कर उसके ऑरा को कंप्रेस कर देती है जिससे ओकारुन अपनी नॉर्मल बॉडी में आ जाता है और टर्बो ग्रैनी की आत्मा का साइज बिल्कुल छोटा हो जाता है और वो उनकी पकड़ में आ जाती है। लेकिन तभी उनके ऊपर एक बड़े साइज का केकड़ा अटैक कर देता है और अब वो लोग उस केकड़े से जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी मोमो आयाशी को ये याद आता है कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि नदी को पार करने के लिए अक्सर आत्माएं केकड़े का रूप ले लेती हैं। और तभी वो ओकारुन को अपना रूप बदलने के लिए कहती है और वो उसके हाथ में टर्बो ग्रैनी की आत्मा थमा देती है जिससे ओकारुन के अंदर उस ग्रैनी की पावर आ जाती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और अब वो फुल स्पीड में मोमो आयाशी और उसकी ग्रैनी की आत्मा को लेकर शहर से बाहर की तरफ भागने लगता है। और इसके लिए वो एक शॉर्टकट लेते हैं। वो लोग एक बहुत बड़े माउंटेन से नीचे जंप कर देते हैं जिससे वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तभी वो टर्बो ग्रैनी बना हुआ ओकारुन अपने दोनों पैरों को गोल गोल घुमाकर हेलीकॉप्टर बना देता है और उन दोनों की सेफ लैंडिंग हो जाती है। लेकिन तभी उनके ऊपर फिर से वो केकड़ा अटैक कर देता है और वो लोग सिटी से होते हुए उस केकड़े से जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन वो केकड़ा एक आत्मा का रूप होता है, इसीलिए उस सिटी के लोगों को वो केकड़ा दिखाई ही नहीं दे रहा था और उन लोगों को लग रहा था कि ये लोग पागल हो गए हैं जो कि अकेले ही भागे जा रहे हैं। और अब मोमो आयाशी को एक आइडिया आता है और वो ओकारुन को लेकर एक रेस्टोरेंट में घुस जाती है और उनके पीछे पीछे उस रेस्टोरेंट में वो केकड़ा भी घुस जाता है और मोमो आयाशी उसे जानबूझकर एक हॉट स्प्रिंग में लेकर आती है और वहाँ गर्म पानी की पाइपों को तोड़ देती है और उस केकड़े पर गर्म गर्म पानी पड़ने के बाद उस केकड़े के मसल्स हार्ड हो जाते हैं और वो हिलना बंद कर देता है। और अब वो लोग उस केकड़े को वहीं छोड़कर सिटी के बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि कुछ लोग उनकी तरफ भागते हुए आ
रहे थे जो कि देखने में मरे हुए लग रहे थे। और फिर वो ग्रैनी की आत्मा उनसे कहने लगती है कि जब मैं तुम्हारे पास फंसी हुई थी तब मैंने कब्रिस्तान में कुछ आत्माओं को फोन किया और उन्होंने मेरी मदद के लिए हाँ कर दी। तभी उन जिंदा मुर्दों से भागते भागते मोमो अयाशी को चोट लग जाती है और वो वहीं पर गिर पड़ती है। और अगले ही पल वो देखती है कि उनके सामने बहुत सारे मरे लोगों की फौज है जिनमें वो केकड़ा भी शामिल होता है। और अब मोमो अयाशी ओकारुन से कहती है हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाओ और फुल स्पीड से सिटी की तरफ भागो। लेकिन ओकारुन उससे कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो गया तो हम लोग मारे जाएंगे। लेकिन मोमो अयाशी उसे समझाती है कि अगर तुम ऐसा नहीं भी करोगे तब भी हम मारे जाएंगे। और अब उसके कहने पर ओकारुन एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ओकारुन एक लंबी सांस खींचता है और उन सभी चलती फिरती लाशों को चीरता हुआ सिटी से बाहर की तरफ भागने लगता है। और मोमो अयाशी उसको टर्न करने में हेल्प कर रही थी और रास्ते में वो लोग उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों उन सब से बचते हुए एक जंप करते हैं जिससे वो आसमान में बहुत ऊपर उड़ जाते हैं। लेकिन तभी ओकारुन आसमान में ही अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और फिर वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी मोमो अयाशी उन्हें गिरने से बचाने के लिए अपनी साइकिक पावर से पंख बना लेती है और वो लोग किसी तरह से सेफ लैंडिंग कर जाते हैं। लेकिन इसी दौरान वो ग्रैनी उनके हाथ से छूट जाती है और अब वो ग्रैनी उनके सामने होती है अपनी पूरी फौज के साथ। और वो उन दोनों से कहने लगती है मुझे तुम जैसे बिगड़े हुए बच्चों को सुधारना अच्छे से आता है, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर वो उस केकड़े में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो दोनों से कहने लगती है चलो तुम बच्चे हो इसीलिए मैंने तुम्हें भागने का एक और मौका दिया, तुम्हें अब कितना टाइम चाहिए, 10 मिनट 20 मिनट बोलो बोलो। लेकिन मोमो अयाशी को एक ट्रेन दिखाई देती है और वो उस ग्रैनी से कहने लगती है हमें सिर्फ 1 सेकंड चाहिए। और ये कहकर मोमो अयाशी अपनी ऊपर जा रही ट्रेन को अपनी साइकिक पावर से पकड़ लेती है जो कि सिटी से बाहर जा रही होती है। तभी वो टर्बो ग्रैनी भी उस ट्रेन के पीछे पीछे भागने लगती है, लेकिन उस ट्रेन की स्पीड टर्बो ग्रैनी की स्पीड से ज्यादा थी। लेकिन एक पॉइंट पर ट्रेन स्लो हो जाती है और तभी टर्बो ग्रैनी को मौका मिलते ही टर्बो ग्रैनी उस ट्रेन पर जंप कर देती है और वो ग्रैनी उनसे कहने लगती है फाइनली तुम अब मुझे मिल ही गए, अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन मोमो अयाशी कहती है कि खत्म तो अब हम तुझे करेंगे। और अब हम देखते हैं कि मोमो अयाशी उस ग्रैनी को उसके इलाके से बाहर लाने में कामयाब होती है, जिससे उस ग्रैनी की बॉडी में एक ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में बहुत सारी लड़कियां बाहर निकलती हैं क्योंकि वो टर्बो ग्रैनी के अंदर थी। और वहीं दूसरी तरफ ग्रैनी को हरा के वो तीनों उस गुफा के पास आ जाते हैं जहां पर उस टर्बो ग्रैनी का अड्डा था। तभी उनकी दादी उन्हें बताने लगती है कि कुछ लड़कियों के साथ गलत काम करके उन्हें काट कर इस टनल के अंदर फेंक दिया गया था। वो बुरी आत्माएं नहीं बनना चाहती थी लेकिन उनके पास कोई चॉइस नहीं थी और टर्बो ग्रैनी उन आत्माओं का बुरे कामों में साथ देती थी, लेकिन वो लोग मासूम लोगों को मार रहे थे, इसीलिए टर्बो ग्रैनी का मरना जरूरी था। और वो लोग वहाँ श्रद्धांजलि देकर वापस घर की ओर लौट जाते हैं। और अब शाम को ओकारुन अपने घर की तरफ जाने लगता है और इसीलिए वो मोमो अयाशी को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही ओकारुन गेट के पास पहुँचता है मोमो अयाशी उसे पीछे से आवाज देती है कि कल हम जरूर मिलेंगे, मैं तुम्हारा स्कूल में वेट करूंगी। और अब अगले दिन स्कूल में जाने के बाद ओकारुन चुप रहा होता है क्योंकि उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि जब वो मोमो अयाशी के सामने होगा तब वो उसे क्या कहेगा, क्योंकि उसने आज से पहले किसी भी लड़की के साथ बात नहीं की थी। और वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसे सामने ही मोमो अयाशी दिखाई देती है जो कि गेट पर खड़ी होती है और वो उसके ही आने का वेट कर रही थी। लेकिन ओकारुन को लगता है कि ये भला मेरा वेट क्यों करेगी और वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ये बात मोमो अयाशी को अजीब लगती है और वो ओकारुन के पीछे पीछे आकर उससे बात करने लगती है और बात करते करते वो लोग अपने अपने क्लासरूम तक पहुंच जाते हैं। और अब मोमो अयाशी ओकारुन को बाय कहकर अपनी क्लास में चली जाती है और ओकारुन भी अपनी क्लास में जाने लगता है। लेकिन तभी एक लड़का उसे धक्का दे देता है और वो सारे उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन ऑनेस्टली ओकारुन को इस चीज का फर्क भी नहीं पड़ता था क्योंकि उसे बुलिंग सहते हुए काफी टाइम हो गया था। और वो सीधा आकर अपने बेंच पर बैठता है और अपनी एलियन वाली किताबें खोल लेता है, लेकिन उसका किताबों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता बल्कि वो सारा टाइम मोमो अयाशी के बारे में ही सोच रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ मोमो अयाशी भी खोई खोई सी थी और उसकी हरकतें उसके फ्रेंड्स को भी अजीब लग रही थी। लेकिन मोमो अयाशी अपने दिमाग में ये सोच रही होती है कि मुझे ओकारुन से बात करनी है और ओकारुन भी सेम चीज सोच रहा होता है कि मोमो अयाशी अभी क्या कर रही होगी, काश मैं उससे सुबह चुप रहने की बजाय थोड़ी बात ही कर लेता। और वो ये सोचने लगता है कि अगर उसकी हरकतें ऐसी ही रही तो वो उसकी दोस्त कभी नहीं बन पाएगी। और यही सोचकर वो दोनों एक दूसरे को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और वो दोनों एक दूसरे को अलग अलग जगह पर ढूंढने लगते हैं। लेकिन वो लोग एक दूसरे को नहीं मिलते, बट सारा टाइम वो एक दूसरे के सामने ही होते हैं, बस उन्हें ये दिखाई ही नहीं दे रहा होता। और अब वो दोनों हताश होकर एक बेंच पर बैठ जाते हैं, लेकिन अब भी वो आमने सामने ही बेंच पर बैठे होते हैं, बस उन्हें ये पता नहीं होता। और ओकारुन ये सोचने लगता है कि यहाँ पर तो मोमो अयाशी के बहुत सारे दोस्त होंगे और इसीलिए शायद वो मुझे अवॉइड कर रही है और वो मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी तरफ बैठी हुई मोमो अयाशी भी यही सोच रही होती है कि शायद
ओकारुन मुझसे बात नहीं करना चाहता। और तभी उनका लंच ब्रेक भी खत्म हो जाता है और वो अपनी अपनी क्लास की तरफ जाने लगते हैं। तभी वो अचानक से एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और उन दोनों के दांत आपस में टकरा जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं और वो एक दूसरे को कहने लगते हैं कि मैं तुमको सुबह से ढूंढ रहा था, और वो ऑकवर्ड मूवमेंट क्रिएट कर देते हैं। लेकिन तभी मोमो आयाशी की बेस्ट फ्रेंड्स ने उन्हें टकराते हुए देख लिया था और इससे वो ये समझ लेती हैं कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और ये सुनकर मोमो आयाशी को अपनी बेइज्जती फील होती है और वो ओकारुन के बारे में कहने लगती है, मैं भला इसे किस क्यों करूंगी, दुनिया में सुंदर लड़कों की कमी नहीं है। और अब ये सुनकर ओकारुन को भी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं और वो एक दूसरे से नाराज होकर चले जाते हैं। और ओकारुन सीधा अपनी वॉशरूम की तरफ जाता है जहां उसे ये रियलाइज होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो टॉयलेट करने के लिए जैसे ही अपनी चेन खोलता है उसे कुछ रियलाइज होता है और वो सीधा मोमो आयाशी की क्लास की तरफ भागता है जहां पहले ही मोमो आयाशी को गुस्सा आया हुआ था और उसकी क्लासमेट्स भी वहीं होती हैं। और तभी ओकारुन मोमो आयाशी को कुछ इशारे करने लगता है और वो उससे कहने लगता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मोमो आयाशी कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन ओकारुन उसे मनाने लगता है कि मैं गुस्से में तुम्हें आज कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन मैं तुमसे सच में बात करना चाहता हूँ। पर मोमो आयाशी उससे बात करने के लिए मना कर देती है जिससे ओकारुन को बुरा लग जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और उसको ऐसे जाते देख मोमो आयाशी की फ्रेंड्स उसे समझाने लगती हैं, तुम तो ऐसी नहीं थी, तुम्हें किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। और अब कुछ टाइम बाद उनकी स्कूल से छुट्टी हो जाती है और ओकारुन भी स्कूल से बाहर निकल रहा होता है। लेकिन तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत होती है, इसीलिए ओकारुन उसमें ही खो जाता है। और वो लड़की उससे बहुत पोलाइटली बात करती है और वो उसे पीने के लिए पानी ऑफर करती है। और उसी वक्त मोमो आयाशी भी वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी वो ओकारुन और उस लड़की को साथ देख लेती है। और अब वो लड़की जैसे ही मोमो आयाशी के पास से गुजरती है तो मोमो आयाशी उस लड़की की बात सुन लेती है जो कि ओकारुन की बेइज्जती कर रही होती है कि वो लड़का इडियट है और वो मुझ पर तो लट्टू ही हो गया था, ये सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। और अब ओकारुन के लिए बेइज्जती सुनकर मोमो आयाशी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़की के सिर पर एक लोहे का टब फेंक देती है जिससे वो लड़की वहीं पर गिर जाती है। और तभी ओकारुन उस लड़की को देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी मोमो आयाशी उसे पकड़कर उसके साथ घर की तरफ चल देती है और रास्ते में वो अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगती है। लेकिन ओकारुन इस बात से खुश होता है कि उनके बीच अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। और अब वो मोमो आयाशी को टर्बो ग्रैनी के बारे में बताने लगता है कि हम उसे मारकर उसे श्रद्धांजलि देकर वापस आ गए थे। और वो उसे कहने लगता है कि आज जब मैंने टॉयलेट में चेक करा तो उसके बॉल्स जहाँ होने चाहिए थे वहाँ नहीं थे। और ये सुनने के बाद तो मोमो आयाशी का हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है। लेकिन ओकारुन ये बात उसकी ग्रैंडमदर को बताता है और अब उसकी ग्रैंडमदर को ये शक होता है कि पक्का उसके अंदर कोई ना कोई चीज है और इसीलिए वो दादी अपनी देसी टोटके का इस्तेमाल करती है। वो एक डॉल को एक वेसल की तरह लेकर वहाँ रख देती है और एक झाड़ू से ओकारुन पर मारने लगती है। और तभी मोमो आयाशी ये चीज नोटिस करती है कि जैसे ही वो दादी ओकारुन को अपने झाड़ू से मार रही होती है वैसे ही उसका ऑरा चेंज हो रहा होता है। और उसकी दादी उससे कहती है कि जैसे ही मैं उसे झाड़ू से मारूं तुम अपनी साइकिक पावर से ओकारुन के ऑरे को खींच लेना। और वो ऐसा ही करती है, लेकिन अगले ही पल वो ऑरा मोमो आयाशी के हाथ से छूट जाता है और अब वो ऑरा उस किटी के अंदर चला गया था जो उन्होंने वेसल की तरह रखी थी, जिससे वो किटी जिंदा हो जाती है और वो उनसे बचकर भागने लगती है। वो किटी जाकर एक जगह पर छुप जाती है, लेकिन मोमो आयाशी अपनी साइकिक पावर से उस किटी को देख लेती है। तभी ओकारुन की दादी उसे बताने लगती है कि ये टर्बो ग्रैनी है, लेकिन मोमो आयाशी कहने लगती है हमने तो टर्बो ग्रैनी को खत्म कर दिया था ना, तो फिर ये जिंदा कैसे हो गई। लेकिन वो टर्बो ग्रैनी कहने लगती है कि मैं तुम जैसे बच्चों से तो नहीं मरने वाली। और वो ये भी बताती है कि जैसे ही उस दिन ट्रेन पर मुझ में आग लगी तो मैं आत्मा को रूप लेकर ओकारुन की बॉडी में जाकर छुप गई। और वो कहती है कि मैं इस लड़की की बॉडी में तब तक रहने वाली थी जब तक मेरे स्पिरिचुअल पावर्स मुझे ठीक नहीं कर देते। लेकिन मोमो आयाशी उससे कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगी क्योंकि सिचुएशन अब हम तीनों के कंट्रोल में है। लेकिन तभी ओकारुन उस टर्बो ग्रैनी से उसके बॉल्स मांगने लगता है, लेकिन वो ग्रैनी उसके बॉल्स लौटाने से मना कर देती है, जिससे ओकारुन को काफी गुस्सा आने लगता है। और हम देखते हैं कि वो टर्बो ग्रैनी में फिर से चेंज हो जाता है। और अब वो लोग इस चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं कि टर्बो ग्रैनी तो बाहर है, तो फिर ओकारुन टर्बो ग्रैनी में कैसे चेंज हुआ। और फिर उसकी ग्रैंड मदर ये क्लियर करती है कि जब हमने टर्बो ग्रैनी को इसके अंदर से निकाला था तो तब हम सिर्फ इसकी कॉन्शियसनेस ही निकाल पाए और उस टर्बो ग्रैनी की स्पिरिचुअल पावर अभी भी इस लड़के के अंदर है। और ये कहकर वो दादी टर्बो ग्रैनी को पीटने लगती है। और तभी मोमो आयाशी कहने लगती है कि मैं आपसे नफरत नहीं करती क्योंकि आपके साथ भी उन आत्माओं जैसा बुरा हुआ। और वो ग्रैनी से कहने लगती है कि क्यों ना हम दोस्ती कर लें, तुम इसकी बॉल्स लौटा दो और हम तुम्हारी शक्ति लौटा देंगे। और इस बात पर टर्बो ग्रैनी मान जाती है, लेकिन वो कहने लगती है मैं इसकी बॉल्स अभी नहीं लौटा सकती क्योंकि मैंने उन्हें कहीं खो दिया है। और अब शाम
शाम का वक्त हो जाता है और वो लोग ओकारुन की बॉल्स को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो बॉल्स कहीं भी नहीं मिलते। तभी टर्बो ग्रैनी कहती है कि वो बॉल्स गोल्डन कलर के हैं और अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि किसी ने उन्हें उठा लिया है। और वो बताती है कि ओकारुन की बॉल्स में उसकी लाइफ फोर्स है, इसीलिए उन बॉल्स की तरफ बुरी आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं ताकि उन्हें कोई नया शरीर मिल सके। और ये कहकर टर्बो ग्रैनी सोने की एक्टिंग करने लगती है, लेकिन तभी वो लोग टर्बो ग्रैनी को बहुत पीटते हैं और उसे मार मार कर वहीं बिछा देते हैं। और अगले दिन ओकारुन अपनी क्लास के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी एक लड़का उससे मोमो आयाशी के बारे में पूछने लगता है। और वो लड़का भी वही होता है जिसने एक बार पहले भी ओकारुन को बुली किया था। और वो ओकारुन से कहने लगता है कि क्या तू मुझे मोमो आयाशी से इंट्रोड्यूस करवा देगा, मैं उससे हमेशा से दोस्ती करना चाहता था क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। लेकिन ओकारुन ये सोचने लगता है कि क्या मोमो आयाशी सच में इतनी खूबसूरत है। और अब वो लड़का मोमो आयाशी के बारे में गंदी गंदी बातें करने लगता है और उसकी इंसल्ट करने लगता है। और तभी उसकी बातें सुनकर ओकारुन को गुस्सा आ जाता है और ओकारुन उस लड़के का कॉलर पकड़ लेता है और उसके बाद वो टर्बो ग्रैनी में चेंज हो जाता है, जिससे उस लड़की की फट जाती है और उसकी पतली पतली टांगे कांपने लगती हैं और वो हड़बड़ाता हुआ उससे माफी मांगने लगता है। और फिर ओकारुन भी अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और वो वहां से जाकर अपनी बेंच पर बैठ जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके बैग में टर्बो ग्रैनी है, जो कि उसी के साथ स्कूल में आ गई थी। और टर्बो ग्रैनी को अपने स्कूल में देख ओकारुन हैरान हो जाता है और वो टर्बो ग्रैनी को पकड़कर सीधा अपनी क्लास से बाहर की तरफ भागता है। और बाहर जाकर वो एक कोने में बैठकर उसे अपने बैग में ठूसने लगता है। लेकिन तभी वहां पर मोमो आयाशी आ जाती है और वो टर्बो ग्रैनी के बारे में मोमो आयाशी को कहने ही वाला होता है। लेकिन तभी ओकारुन ये रियलाइज करता है कि मोमो आयाशी आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं और उसे देखकर ओकारुन को शर्म आने लगती है और वो उससे नजरें चुराने लगता है। पर मोमो आयाशी को ये अजीब लगने लगता है और वो उससे पूछने लगती है कि तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रहे हो। लेकिन ओकारुन उससे दूर भागने लगता है और अब मोमो आयाशी भी उसके पीछे पीछे आने लगती है और ये सब करते करते उनकी क्लास ओवर हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि मोमो आयाशी अपनी क्लासमेट्स के साथ बैठी हुई थी और तभी उसके क्लासमेट्स उसे बताने लगते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आज कुछ लड़कों के साथ भिड़ गया था क्योंकि वो लड़के तुम्हारे बारे में गंदी गंदी बातें कर रहे थे। और वो मोमो आयाशी से कहने लगती हैं कि तुम्हारे बारे में आजकल बहुत गंदी गंदी बातें फैल रही हैं। और अब सीन चेंज होता है और हमें उसी पिंक बालों वाली लड़की को दिखाया जाता है जिसके सर पर मोमो आयाशी ने टब फोड़ा था। और हम देखते हैं कि उस लड़की ने अपने लुक्स की वजह से स्कूल के सभी लड़कों को दीवाना कर रखा था। लेकिन वो मन ही मन सोचती है कि ये लड़के कितने बेवकूफ होते हैं, अगर मैं इनकी तरफ एक स्माइल भी कर दूं तो इन्हें लगने लगता है कि मैं इनसे प्यार करती हूँ। और हमें ये पता चलता है कि मोमो आयाशी के खिलाफ वो गंदी गंदी बातें फैलाने वाली कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है, क्योंकि वो मोमो आयाशी से बदला लेना चाहती थी क्योंकि आखिरकार उसने सभी के सामने उसके सिर पर टब फोड़ा था। और उस पिंक बालों वाली लड़की ने उस दिन मोमो आयाशी के स्पिरिचुअल हैंड्स को भी देख लिया था और इसके बाद उसको लगने लगता है कि मोमो आयाशी एक डेविल है। और वो स्पिरिचुअल हैंड्स उस पिंक बालों वाली लड़की को इसीलिए दिखाई देने लगते हैं क्योंकि उसके पास ओकारुन के वही गोल्डन बॉल्स होते हैं जो कि उस दिन टर्बो ग्रैनी की लड़ाई में ट्रेन पर से उछलकर सीधा उसके पास आकर गिरे थे, जिससे उसको लगने लगता है कि ऊपर वाले ने मोमो आयाशी जैसे डेविल को खत्म करने के लिए उसे ही बनाया है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। और कुछ दिन बाद वो इसके लिए प्लानिंग करने लगती है। वो अपनी क्लास के कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक चर्च से क्रॉस का साइन और एक रिलीजियस बुक लेकर कुछ प्लानिंग करने लगती है। उसके दोस्तों को भी वो काफी अजीब लग रही थी, लेकिन फिर भी वो लोग उसका साथ दिए जा रहे थे। तभी अचानक से उस लड़की को खिड़की के बाहर एक रेड ड्रेस में एक औरत दिखाई देती है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उसके क्लासमेट्स को बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता, जिससे उन्हें लगने लगता है कि ये लड़की बिल्कुल पागल हो चुकी है। और तभी हमें ओकारुन और मोमो आयाशी को भी दिखाया जाता है जो कि साथ में बैठकर लंच कर रहे थे। तभी मोमो आयाशी टर्बो ग्रैनी के बारे में ओकारुन से पूछने लगती है कि आखिर ये हमारे स्कूल में कर क्या रही है। और तभी ओकारुन मोमो आयाशी को ये बताने लगता है कि इसने एक लड़की को स्कूल में देखा था और वो किटी कहने लगती है कि मुझे उस पर शक है क्योंकि अगर किसी इंसान ने उन बॉल्स को उठा लिया हो तो उसके ऊपर बुरी शक्तियां हमला कर देंगी, लेकिन जब तक उस इंसान के पास वो बॉल्स रहेंगे वो उन बुरी आत्माओं को देख सकते हैं, जैसा कि उस पिंक बालों वाली लड़की को एक रेड ड्रेस में औरत दिखाई दे रही जो कि एक आत्मा होती है। और तभी क्लास खत्म होने के बाद वो पिंक बालों वाली लड़की मोमो आयाशी को कुछ बात करने के लिए अपने पास बुलाती है और ऐसे अचानक उसे अपने साथ बात करते देख मोमो आयाशी को लगता है कि शायद इसे पता चल चुका है कि उस दिन मैंने ही इसके सिर पे टब गिराया था। और वो उसके साथ बात करते करते एक जगह पर चली जाती है जहाँ पर वो और उसके दोस्त मिलकर मोमो आयाशी को पकड़ लेते हैं और वो लोग उसे जमीन पर लेटा देते हैं और वो पिंक बालों वाली लड़की क्रॉस का साइन उसके मुंह पर लगा लेती है। और ऐसा करने के बाद वो कुछ अजीब अजीब से मंत्र पढ़ने लगती है, लेकिन मोमो आयाशी छटपटा रही होती है और इसीलिए वो दोनों लड़कियां मोमो आयाशी के पैरों को पकड़ने लगती है और इससे मोमो आयाशी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्पिरिचुअल हैंड से उन दोनों लड़कियों को दूर फेंक देती है। और अब वो पिंक बालों वाली लड़की अपनी जेब से ओकारुन के बॉल्स निकालती है और वो मोमो आयाशी के मुंह पर उन्हें टच करती है। मोमो
आयाशी उसे वार्न करती है कि जो ये तुम समझ रही हो वो है ही नहीं। और तभी ओकारुन भी वहीं पहुंच जाता है, जो कि चिल्लाने लगता है कि यहाँ पर एक आत्मा आने वाली है। और उसके ये कहते ही एक रेड ड्रेस में एक बड़ी सी दिखने वाली शक्ति वहाँ आ जाती है, जो कि उस पिंक बालों वाली लड़की को उठा लेती है और वो बहुत अजीब सी बातें करने लगती है। वो कहने लगती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए काफी टाइम से वेट कर रही थी, तुम मुझे मॉमी कहो। और तभी ओकारुन उसे बचाने के लिए टर्बो ग्रैनी में चेंज हो जाता है और वो उस आत्मा पर अटैक करता है, लेकिन वो आत्मा उसे ही पकड़कर अपने बड़े से मुंह में डाल लेती है। और ऐसा करने के बाद वो उसे निगलने की कोशिश करती है, पर तभी मोमो आयाशी अपने स्पिरिचुअल हैंड से उसे निगलने से रोकने लगती है, लेकिन वो आत्मा उसे धक्का देकर ओकारुन को निगल जाती है। और उसे निगलने के बाद वो फिर से उस पिंक बालों वाली लड़की से कहने लगती है कि मैंने तुमसे मिलने के लिए बहुत लंबा इंतजार करा, मुझे मॉमी कहकर बुलाओ, मैं इस शब्द को सुनने के लिए काफी सालों से वेट कर रही थी। और ये कहकर उसकी गड्ढे जैसी आंखों से पानी निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मोमो आयाशी बंधे हुए होने के कारण कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और तभी वो टर्बो ग्रैनी, जो कि किटी में बदल चुकी थी, उसे अपने हाथों को खोलने को कहने लगती है, लेकिन वो उसे खोलने से मना कर देती है। और अब वो पिंक बालों वाली लड़की उसे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए चुना गया है। और उसके मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर उस आत्मा को गुस्सा आ जाता है और वो उस पिंक बालों वाली लड़की को भी निगल जाती है और वो अपने बालों से उन दोनों पर अटैक कर देती है। और मोमो आयाशी को अपने बालों से पकड़कर अपने सामने ले आती है और वो उसे ऑफर देने लगती है कि इस लड़की ने तो मुझे मॉमी कहकर नहीं बुलाया, लेकिन अगर तुम मुझे मॉमी बोल दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। लेकिन मोमो आयाशी उससे कहने लगती है कि तुमने अपनी शक्ल देखी है। और उसके ये बोलने की ही देर थी और वो उसे भी निगल जाती है। और सबको निगलने के बाद वो किटी उस आत्मा से कहने लगती है कि तुम इसे भी निगल गई। और वो किटी उसे वार्न करने लगती है कि अगर तुम उन बच्चों को लौटा दो तो मैं तुम्हारी जान को बख्श सकती हूँ। लेकिन वो आत्मा किटी को हल्के में लेने लगती है और इस पर किटी कहने लगती है कि तुम बहुत बेवकूफ हो, क्योंकि जब तुम मोमो आयाशी को निगल रही थी तुमने अपने बालों को ही चबा लिया। और उसके ये कहते ही उस आत्मा में आग लग जाती है, क्योंकि जो क्रॉस वाला साइन उस पिंक बालों वाली लड़की के पास था वो असल में एक लाइटर था। और अब उसे बुरी तरह से आग लग जाती है, जिससे वो लोग उसके पेट से बाहर निकल जाते हैं। और अब वो आत्मा उन पर फिर से अटैक करने के लिए रेडी होती है।